अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कराची वाले मामले की, जहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी थी और उसके बाद 27 लोग इस वाक़े में जाँ बहक हो गए थे। इमारतों की खस्ताहाली और इसके नुकसानात और इसके ज़िम्मेदारों की बात करेंगे। कराची के इलाके लियारी में 27 कीमती जानों के ज़िया के बाद सिंध हुकूमत को आखिरकार होश आ ही गया। कराची के ज़िला जनूबी में 456 मखदूश इमारतों को गिराने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अहम बैठक सजा ली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में इस बात का एतराफ़ किया गया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मौजूदा कवानीन मखदूश इमारतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए नाकाफ़ी हैं। इजलास में सिंध हुकूमत ने 2 हफ्तों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरमीम लाने का फैसला भी कर लिया है। और सिंध हुकूमत ने हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10 लाख रुपए इमदाद देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वो खस्ता हाल 51 इमारतों का सर्वे और मुकीम खानदानों की तफसीलात आइंदा 24 घंटे में जमा कराएंगे। दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल आगरा ताज कॉलोनी में वाक़े 7 मंजिला मखदूश इमारत को खाली करा लिया गया था, ताहम मुस्मार करने का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। बिल्डिंग मुतासरीन का कहना है कि हमारे लिए हुकूमत ने कोई सहूलियात या रिहाइश का इंतज़ाम नहीं किया। इसी पर तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह से, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जुनेद, कहिएगा इनके क्या मुतालिबात हैं और हुकूमत की जानिब से क्या क्या इकदाम किए गए हैं, क्या बताना है इनका? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त लियारी के इलाके आगरा ताज कॉलोनी में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आगरा ताज कॉलोनी की अरहा आर्केड जो कि 7 मंजिलों पर मुश्तमिल है, इसे जो है वो मखदूश इमारत करार दिया गया था। 2 रोज़ कबल इस इमारत को जो है वो खाली कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। इस वक्त इमारत को खाली तो करार लिया गया है, लेकिन इसको गिराने का अमल जो है वो ताहाल शुरू नहीं किया गया है। इमारत तो खाली करा ली गई है, लेकिन यहाँ के जो मुतासरीन हैं, जो रिहाइश पजीर थे, उनका क्या पुरसान हाल है, वो इस वक्त किस हाल में रह रहे हैं, हुकूमत की जानिब से इनको मुतबादिल जगह फराहम की गई है या नहीं, ये जानते हैं इलाका मकीन से। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बिल्डिंग के जो मुतासरीन हैं उनका क्या पुरसान हाल है, क्या उनको मुतबादिल जगह फराहम की गई है या नहीं। उनका तो खुदा ही पुरसान हाल है। वो बेचारे लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जमा करके ये अपार्टमेंट ख़रीदे हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। तो अब वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं कोई पता नहीं, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ पर डर और खौफ की एक फ़िज़ा है, समझे। हुकूमत के अफसरान बस मज़े कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे ले लिए वो ऐश करे अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए इलाका मकीन का यही कहना है। कॉलोनी की अरा आर्केड के हवाले से भी जो है वो इसको मखदूश तो करार दे दिया गया, खाली करा दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है इसके गिराने का अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका है। जी बात करेंगे आदिल अस्करी साहब से। आदिल साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत तो कहती है कि हमने नोटिस इशू कर दिए थे, हमने निशानदेही कर दी है, तो क्या सिर्फ यही हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि नोटिस इशू कर दिए जाएं लेकिन इन्फोर्स ना करवाया जाए उस चीज़ को? आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। बिल्कुल ये हकीकत बात है। लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था और लियारी में इस वक्त इस तरह की कई बिल्डिंग्स वहां पर मौजूद हैं जो आइंदा आने वाले हालात में ये मखदूश होंगी, ये इंसिडेंट्स और होंगे। तो ये जब कोई वाकया हो जाता है, जब ऐसी जानों का ज़िया हो जाता है, उसके बाद सरकार को ख्याल आता है कि हमें डीजी एसबीसीए भी हटाना है, उसके बाद उनको ख्याल आता है कि हमें कंपनसेशन भी देना है। तो ये बड़ी समझने की बात है और हमारा काम है आवाज़ उठाना, तनकीद बराए इस्लाह। आज भी अगर नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ ये काम कर लें, ईमानदाराना असूलों पर काम कर लें और ठीक लोगों को मेरिट की बुनियाद पर एसबीसीए में ये शामिल करते लगाते, तो आज ये हालात नहीं होते। 90% एसबीसीए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था, उसका नाम चेंज करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रखा गया और उसमें 90% रिश्वतखोर बेईमान अफसरान की भरमार है। और जो रिश्वतें देकर आए हैं, जो पैसे देकर आए हैं या सिफारिश की बुनियाद पर आए हैं, मेरिट की बुनियाद पर यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं। बुरा हाल है सिंध का। सिंध की वजह से ये 27 लोगों की ये लाशें, जिसमें 15 लोग 15 मर्द, 8 खवातीन और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। तो आदिल साहब, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि लाशों पर सियासत की जाती है, इंसानी जानों पर सियासत की जाती है और अभी जो दावे किए जा रहे हैं फीकस 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, जानों का तो कोई खैर नेमुल बदल नहीं है, इमदाद भी दी जाएगी। अब ये जो सर्वे होने जा रहा है, ये कितना कोई रेलिवेंट होगा, कितना स्ट्रिक्टली इस पर अमल होगा कि दीगर जितनी भी इमारतें उन्हें मिसमार किया जाए? ये हल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ।
4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, फिर कोई और इंसिडेंट आ जाएगा, फिर मासूम बच्चों की जानों से खेला जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा। अगर नीयत साफ है तो बिल्कुल नीयत अच्छी रखनी है, सबको मिलाकर, जितने स्टेक होल्डर हैं उनको मिलाकर इस चीज को, आज से ये आईसीयू में है, पूरे मुल्क का यही निजाम है, लेकिन बिलखुसूस सिंध का बहुत बुरा हाल है। सिंध अच्छा नहीं है, सिंध ठीक नहीं चल रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी, कोई मालिक अपनी कंपनी में जो नौकरियां देता है, कोई सिफारिश की बुनियाद पर देता है, वो सिफारिश की बुनियाद पर नहीं, वो मेरिट की बुनियाद पर देता है ताकि उसकी इंडस्ट्री बढ़े, उसकी इंडस्ट्री चले। अगर ये मेरिट की बुनियाद पर ये नौकरियां देते, मेरिट की बुनियाद पर चीजें होती, तो आज ये लोगों की जानों से नहीं खेला जा रहा होता। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने भी नोटिस दिए हैं, इसका कोई फायदा नहीं जब इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। क्या फायदा उनको उन नोटिस का जिसमें 27 लोग वापस नहीं आएंगे? इससे कितना बड़ा इंसिडेंट है कि आसपास कई साल तक लोग वहां पर इस इंसिडेंट को भूल नहीं पाएंगे। उनके खानदान पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या तासुरात आएंगे, लोगों को तसव्वुर नहीं होता है, लोगों को मालूम नहीं है कि किसी के घर पर ये बात गुजरे तो फिर उसको पता चलता है कि ये कितना बड़ा इंसिडेंट था। इंसानी जानों का यहाँ पर कोई कदर नहीं है, कोई मंजिलत नहीं है। गरीबों की नुमाइंदगी अमीर, जागीरदार, वडेरे ये लोग करते हैं। लेकिन आदिल साहब, इलेक्शन तो सभी लड़ते हैं कराची से और वोट भी सभी लेते हैं, हुकूमतें भी सभी बनाते हैं। एमक्यूएम भी दावा करती है कराची को ऑन करने का, पीपल्स पार्टी भी करती है, पीटीआई भी करती है, दीगर जमातें भी करती हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो कराची शहर को कोई भी जमात उस तरह से ऑन नहीं करती। और जिन्होंने वोट लेने हैं वो क्यों करके इन इमारतों को मिस्मार करवाएंगे? आप समझते हैं कुछ सियासी मजबूरियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से अगर चाह के भी कुछ बेहतरी नहीं हो सकती यहाँ पर? जब अब बात अगर सही रुख पे चली गई थी, 17 साल से सिंध सरकार मौजूद है, तो सिंध सरकार से सवाल पूछा जाए ना। हम तो तनकीद बनाए इस्लाह कर सकते हैं, हम तो तनकीद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये तुम्हारे जराइम है। अपनी कौमियत को, अपने मजहब को, अपने फिरकों को अपने जराइम के लिए इस्तेमाल मत करो। हम तो ये बता सकते हैं ना, हम तो ये नहीं बता सकते। सरकार से सवाल बनता है, सीएम मुराद अली शाह साहब से सवाल बनता है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से सवाल बनता है, मेयर कराची से सवाल बनता है। मैं तो आपको बता सकता हूँ, ठीक है, आज हमारी वो पोजीशन नहीं है, कल को आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये शहर जानता है कि इस शहर के लोग कौन से, और लियारी तो गढ़ था। इंशाल्लाह ताला मैं ज्यादा दिन दूर नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो पूरे सिंध पर हुकूमत भी करेंगे, सिंध को अच्छा भी करके दिखाएंगे, सिंध में यूनिटी भी लाएंगे, इंक्लूसिविटी। सर, ये दावे तो सभी करते हैं, ये दावे तो हुकूमत भी कर रही है और राग लाप रही है, सब अच्छा कहा कि सिंध में तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तामीरात का अमल भी जारी है। दूसरी तरफ गैर कानूनी इमारतें हों या इस तरह खस्ता हाल इमारतें, उनकी तरफ एक्शन ही लिया जाता। आप क्या समझते हैं कि फंड्स की कमी है, किस चीज़ की कमी है, स्ट्रेटजी की कमी है, प्लानिंग की कमी है, गफलत किस चीज़ की है कि इनके पास कोई इस चीज़ को हल करने का कोई तरीका नहीं? क्योंकि बरसों से हम देख रहे हैं, ये कोई मामला आज का नहीं है। तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है कि इस अमल को रोका जाए, इंसानी जानों के ज़िया को रोका जाए? ना फंड की कमी है, ना इखलाक कोई कमी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है, और वो है नीयत की। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर नीयतें अच्छी हो जाएंगी तो ये सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। 17 साल की बैड गवर्नेंस है, उस बैड गवर्नेंस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर मैं उन पर तनकीद ना भी करूं तो कोई और इस तरह का अगर कोई किसी के नुकसान हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आप डीजीएसडीसी को चेंज कर दें। भाई मिनिस्टर क्यों नहीं देता? मौजूद माशरों के अंदर जो वहां के वजीर होते हैं, वहां के वजीर आज़म होते हैं, वो उसको ऑन करते हैं। मैं आपको 1974 का एक वाकया बताऊं, जब रिचर्ड निक्सन नाम के प्रेसिडेंट अमेरिका का 1974 के अंदर कोई वाटर गेटवे स्कैंडल हुआ था, 2 साल इसको इंक्वायरी चली थी, तो उसके वजीरों ने कहा था कि हम इस्तीफा दे देते हैं। तो प्रेसिडेंट अमेरिका, दुनिया का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का, जिसने इस्तीफा दिया था, उसने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं, उसने इस्तीफा दिया था। यहाँ पर तो आप जितना भी बोल देंगे, कितनी भी लोगों की जाया हो जाएगी, कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी चमक है, ऐसा आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। हमें तो समझ नहीं आता कि ये, मैं नहीं समझता हूं कि अगर इनकी नीयतें साफ हो जाएं या इस तनकीद से उनको कुछ बेहतरी करना चाहें तो वो बेहतरी करें। ईमानदार लोगों को आगे लाएं, बेईमान लोगों को पीछे करें, और असूल परस्त लोगों को आगे लाएं। उससे नुकसान ये है, हर तरह से नुकसान है, इनका अपना नुकसान है। ये किसी जगह भी विजिट करते हैं, वहां पर इनको 9 अफसरान निकालने पड़ते हैं क्योंकि कोई नौकरी पर वक्त पर नहीं आया हुआ होता, या किसी का कोई और मसला होता, या उसका डिपार्टमेंट ठीक नहीं चल रहा होता।
जहां ये जाते हैं इनके तो बिल्कुल आदिल साहब, आपने ठीक कहा कि जिम्मेदारी जो है वो किसी न किसी पर आयद होनी चाहिए, तभी एहतसाब आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे कमज़ोर ओहदा होता है उसको हटा दिया जाता है या उसका सरबराह को हटा दिया जाता है। वज़रा जो है इस्तीफे नहीं देते, हुकूमतें उसी तरह से कायम दायम रहती हैं और दोबारा से मुअत्तल होने के बाद वो उन्हीं ओहदों पर दोबारा से इंतजार किया जाता है एक्शन लेने के लिए, और कमेटी खेलते रहते हैं, लेकिन कोई खासा हल निकलता हुआ नजर नहीं आता है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमतें जो है इस चीज़ की जिम्मेदारी लें और इंसानी जानों का जो ज़िया है इसे रोक सकें और कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना सकें। आगे बढ़ते हैं जी। गजा में 57,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत और लाखों मासूम फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के बाद फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, कैंपों में खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमले और खुराक की रसद की राह में रुकावटें। इसराइली फस्तायत के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप के 60 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान भी फेल हो गए हैं। दुनिया के जंगबंदी के लिए दबाव के बावजूद इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जारी जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे के इख्तियारात ना होने से मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी से इसराइली इत्तफाक के बाद मुज़ाकरात नाकाम होने पर एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की मुमकिनात का इंदिया दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त मुलाकात जारी है नेतन्याहू के साथ, और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि बहुत जल्द जंगबंदी हो जाएगी, तो इसके कितने चांसेस हैं? जिया बलोच साहब, आप ज़रा रोशनी डालिएगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कितने सीरियस होंगे इस जंगबंदी के लिए, और आपको क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं इस पर? देखिए, जंगबंदी का बराए नाम तो जंगबंदी जो पहले हुई थी उसी तरतीब से शायद जंगबंदी दोबारा हो जाए, लेकिन इस जंगबंदी में वो करेंगे क्या, इन द सेंस कि जो वो चाहते हैं, हमास की जो पोजीशन है कि जो इजरायली फौज है यहाँ निकल जाए गजा से, उन लोगों को दोबारा जो है वापस अपने घरों में आने दिया जाए, और सबसे अहम और जल्दी जो अर्जेंट है वो ये है कि जो खुराक की जो नकल जो रोकी हुई है उन्होंने असिस्टेंस की, मेडिकल की रोकी हुई है असिस्टेंस, उसको जारी करने, ताकि इमीडिएट जो हंगर है, इमीडिएट जो बीमार पड़े हुए, जख्मी पड़े हुए, उनको जो दादरसी उनकी होनी है वो हो पाए। तो लेकिन जिस तरह से हम देखते चले आ रहे हैं इसका रवैया नेतन्याहू का, कि वो किसी भी कीमत पे चाहता है कि इनके लिए ऐसी जिंदगी बन जाए कि ये छोड़ के चले जाएं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्टें अभी आ रही थी कि जो गजा ह्यूमैनिटेरियन का जो कंपनी दे रही थी, तो उनका एक मतलब कुछ भी स्पेकुलेशन के उनके प्लान में है कि तकरीबन 500,000 जो है लोगों को, फलस्तीन को यहाँ से निकालना होगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमें इस बात को हमेशा अपने डिस्कशन में रखना चाहिए कि नेतन्याहू का असल मकसद इसकी जेनोसाइड है, फिजिकल हो या मार के हो, लेकिन किसी तरह से भी गजा की जमीन को उसने छुड़ाना है, और अभी तक वो उसी पे कायम है। तो मुझे सच्ची बात है, लेकिन जिया बलोच साहब, ट्रंप की स्ट्रेटजी नहीं समझ आती है, कोई माइंडसेट समझ नहीं आता। 2 दिन पहले बात करेंगे मुज़ाकरात की, उसके बाद फिर मुकर जाएंगे और वो जो दावे करेंगे वो सामने नजर नहीं आते। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं ये जो ब्रिक्स तंजीम है, इसने इसराइल के इनखला के हवाले से बात की है, फिर मजम्मत की है हमलों की। तो जो भी एंटी अमेरिकन पॉलिसीज इख्तियार करेगा उसके खिलाफ धमकियाँ शुरू हो जाती हैं ट्रंप की। तो फिर डेफिनेटली ट्रंप का जो है वो जो नुक्ता नज़र है वो बहुत ही एम्बिगुअस है। अगर वो चाहता, अगर उसके पास उसकी फर्म होता अपनी इस डिसीजन में कि यहाँ होनी चाहिए गजा में जंगबंदी, तो हो जाती। तो सच्ची बात है कि उसके लिए भी बड़े वसूख से ये कहना कि वाकई वो जंगबंदी चाहता है, लेकिन जंगबंदी होगी ज़रूर, लेकिन ऑन द टर्म्स ऑफ नेतन्याहू कि डिसाम हो जाए हमास, वापस लोग ना आए, उसी तरह से छोटे छोटे, आई एम श्योर हमें, आपको और हमें सबको पता होगा, लेकिन नाजरीन के लिए कि इस वक्त जो गजा के अंदर भी लोग हैं उनको उन्होंने क्या किया हुआ है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ, और बीच के अंदर उनकी फौज है, ताकि उनका आपस में कम्युनिकेशन ना हो, और जब कभी कोई हमला करना चाहे तो किसी को भी एलिमिनेट करना चाहें तो वो कर सकेंगे। और 1 सेकेंड उनको उन्होंने इस तरह से धकेल दिया है कि वो समझते हैं कि किसी ने तरतीब से इनको हम वहाँ डेजर्ट में डाल दें मजीद, और ये गजा खाली हो जाए और इस पट्टी का हम कब्जा हासिल कर लें। तो मैं समझता हूँ कि गजा की पट्टी पे कब्जा इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ये उससे नहीं हटेंगे। और हमें राय आमा को और मुसलमानों की जितनी भी हुकूमतें, उनको बड़ा एहतियात करना होगा, ख्याल करना होगा कि ये नहीं होने देना है। अब ट्रम्प इसमें कितना सिंसियर है वी डोंट नो येट,
کیونکہ اس کے بھی ذہن میں تو بہت سارے اور بھی پلان تھے کہ جی میں یہاں تو جو ہے وہ فلسطینین ریویرا بناؤں گا، تو وہ پھر اب اس کا مطلب ہے اس کے ذہن کے کسی کونے میں یہ ضرور ہے کہ یہ یہاں سے یہ فلسطینی نکل جائیں۔ اچھا تو جی بلوچ صاحب، ایک جو پوری پلاننگ یہ بھی چل رہی ہے کہ اس جنگ بندی کو کروانے کے بعد بہت سے ایسے کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ پھر بہتر کر لیں گے اور اسے تسلیم بھی کر لیں گے، اور ابراہیم اکارڈ والا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں ایسے چانسز موجود ہیں؟ نہیں، دیکھیے یہ بات ضرور ٹائٹ فلائنگ کی چل رہی ہے، اور یہ انفارمیشن اور میڈیا غور ہے تاکہ ایک تو رائے عامہ کو جو ہے وہ استوار کیا جائے اگر کوئی ایسا فیصلہ کسی ترتیب سے آتا ہے، لیکن یہ کہ ری ایکشن دیکھا جائے۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جبکہ بے تحاشا خون بہ چکا ہے فلسطینیوں کا، جو مسلمانوں کی جو اسٹریٹ ہے جہاں کہیں بھی مسلمان بس پہ ہے 56 کنٹریز کے اندر، اور وہ لوگ جو باقی مسلمان ملک نہیں بھی ہیں جہاں پہ انسانیت کا تھوڑا سا بول بالا ہے، وہ ان حالات میں ابراہیم اکارڈ پہ سائن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سوئسائڈ ہوگا کسی بھی کنٹری کے لیے، انکلوڈنگ خدا نخواستہ ہمارے کوئی دوست یا ہم لوگ بھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو پبلک ہے پاکستان کی ہو یا سعودی عرب کی ہو یا چاہے کسی اور تیسرے کنٹری کی ہو، وہ کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ اس وقت جب ابھی تک لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، بے تحاشا مارے جا رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اور اس صورت میں کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا وقت دے رہے تھے، اور یقیناً ٹرمپ کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں مذاکرات کے، غزہ جنگ بندی کے، لیکن خاطر خواہ کوئی اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور جیسے کہ جی آر بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ نیتن یاہو کے اپنے کوئی مقاصد ہے، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تب تک جنگ بندی نہیں ہوگی، لیکن ہوگی ضرور۔ اس معاملے پر مزید بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے آنے والے پروگرامز میں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کے ساتھ دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنے کی بھارتی کوشش کو ناقص سیاسی کوشش قرار دیا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا ہے آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابی پر بھارت کے بیرونی حمایت کے الزامات حقائق کے منافی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بالکل جی، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹائر مسعود خان صاحب نے۔ مسعود خان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ بھارت کی بڑی کوشش تھی کہ دیگر ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں، جبکہ یہ دو طرفہ یہ فوجی جو ہے یہ اسے جنگ کہا جا رہا تھا۔ بھارت کو ہر میدان میں ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سیاسی طور پر بھی ہم نے دیکھ لیا سیاست ان کی کافی ڈسٹرب ہوئی ہے، کیونکہ اس کی بیس پر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ بیچ کر وہ اپنی سیاسی جو ہے اچیومنٹس لیتے ہوتے تھے۔ دوسرا یہ بھی دیکھ لیا کہ بڑے بڑے فورمز جو ہیں وہ اس وقت بھارت کی جو نیریٹو ہے اس کو باہر نہیں کر رہے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کس طرح سے اس پورے خطے میں ابھر کے سامنے آیا؟ دیکھیں، ایک بڑا پاورفل کلیئر کٹ کلیئرٹی کے ساتھ ایک مشورہ سے منیر نے اور ہم کو حکم کیا ہے ایسا میسج کرتے ہیں پاکستان کے آبادی کے خلاف، پاکستان کے کسی اکنامک سینٹر پہ جاتے ہیں، کسی پورٹ پہ کارروائی کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا جواب ہوگا بڑا سوئفٹ ہوگا، ریزولوٹ ہوگا، اور اس میں ہماری کوئی سوچ نہیں ہوگی۔ ہم نے تو ایک جھلک دکھائی تھی 10 مئی کو، لیکن اس دفعہ جب ہم کریں گے تو دیکھیں کہ ہم اکنامک ویسے بھی اکنامک ہبس پہ جائیں گے، سینٹرز پہ جائیں گے، پورٹس پہ جائیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سینٹرز پہ جائیں گے، اور وی ہیو دی کیپیبلٹی پاکستان کے پاس ہے کہ ہم ان کو جو سسٹم ہے ان کو جیم کر سکتے ہیں۔ اور بنیاد مرصوص میں ہم نے دکھایا تھا 70% ہم نے ان کو پیرالائز کیا تھا۔ تو پاکستان کی اپنی انڈیجنس کیپیبلٹی سے تو چیف نے ایک واضح پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایکسکیوزز دنیا بھر میں دیتے پھر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہر جگہ پہ انڈیا کو شکست ہو رہی ہے، چاہے وہ کوارڈ کا فورم ہو، چاہے وہ برکس کا فورم ہو، ایس سی او کا فورم ہو، یورپین یونین میں گئے، یونائٹڈ نیشن میں ہو، اور ہر طرف سے ان کے طرف سے کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ایون کوارڈ نے بھی ان کو جھنڈی دکھا دی ہے۔ اور پھر اب اندر سے دیکھیں کہ ملٹری اور پولیٹیکل پالیٹیشین میں ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے، آرمی والے پالیٹیشین کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں شکست کا، اور اس طرح کے ایکسکیوزز بنا رہے ہیں کہ جی چائنا ساتھ تھا۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم چائنیز ویپنز یقیناً یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں چائنیز ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارے پاس خود اتنی پروفیشنل آرمی ہے، بیٹل ہارڈن ہے،
हमारे पायलट्स ट्रेनिंग जॉइंट एक्सरसाइज हम करते रहते हैं चाइना के साथ, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि फ्रांस इंडिया के साथ लड़ रहा था, इसराइल वहाँ पे था, यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे लड़ रहा था या रशिया लड़ रहा था। और लेकिन हमने अपने बलबूते पे अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के ऊपर हमने उनको शिकस्त दी और दुनिया मान गई है, पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हो चुकी है और दुनिया में पाकिस्तान के कन्वेंशनल जो पावर है, कैपेबिलिटीज है, वो मान ली है। व्हाट टू टॉक ऑफ आपकी न्यूक्लियर या मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमने तो भाई अपना एक मिसाइल भी फायर नहीं किया। ये फतेह 1 और फतेह 2 तो ये तो हमारे आर्टिलरी डिवीजन के पास होते हैं। तो पाकिस्तान का एक वाज़ेह मैसेज ये भी है, इस दफा जब कोई इंडिया की तरफ से मिस एडवेंचर होता है तो इस दफा हम जो स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे ईस्ट टू वेस्ट आएंगे। ईस्ट का मतलब हम स्टार्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से, नागालैंड से और इसके बाद मणिपुर से, वहां से होते हुए बंगाल से होते हुए दिल्ली से होते हुए बीकानेर जाएंगे। तो एक बड़ा मैसेज हमारा वाज़ेह और क्लियर है। बिल्कुल, मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है और यकीनन भारत को इस बात की समझ आ गई होगी। कोई एक ऐसा महाज नहीं है जिस पर उसको शिकस्त हुई है, बल्कि तमाम महाजों पे शिकस्त हुई है। सियासत उनकी बड़ी इफेक्ट से हो गई है वहाँ। और देखा जाए तो जिस हद तक पाकिस्तान ने डैमेज किया और आहिस्ता आहिस्ता भारत की जानिब से भी किस्तों के अंदर, मैं कहता हूँ हमेशा कि किस्तों के अंदर वो तस्लीम कर रहे हैं हमारे इतने जहाज़ गिर गए हैं, इस वजह से गिर गए हैं, हमारे इतने फौजी मर गए थे, इस वजह से मर गए थे, हम जंग इसलिए हार गए थे क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी थी। बहरहाल ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये किसी तौर पर भी हम देखें तो ये प्रोफेशनल तरीकाकार नहीं है। बहरहाल अगर शिकस्त भारत को है तो उसे तस्लीम करना चाहिए था, लेकिन अब वो 1, 2, 3 महीनों के वक्फों के बाद इसे तस्लीम कर रहे हैं और भारत को समझ आ गई होगी कि आइंदा पाकिस्तान से पंगा आपने नहीं लेना। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब असेंबली से ऑपोजिशन के खात्मे पर तुली पंजाब हुकूमत के स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीर में खलल डालने और शोर शराबा करने पर पीटीआई के 26 अरकान असेंबली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर रखा है। बिल्कुल जी, इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन कर लिया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर दिलशाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। असम्बलियाँ तो हमने ऐसी ही देखी हैं, वहाँ पर हंगामा ही होता है, शोर शराबा ही होता है, मछली मंडी का मंजर पेश कर रही होती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ सख्ती की जा रही है, जुर्माने भी किए गए हैं और 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया गया है। आपको लगता है कि ये रेफरेंस जो है वो आगे बढ़ के कोई नई सूरत हाल इख्तियार करेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? गुंजाइश मौजूद है कानून आइन में? कानून में स्पीकर जो होते हैं, कौमी असम्बली के हो, सूबाई असम्बली के स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट हो, इनके पास आइन के आर्टिकल 69 के तहत इख्तियारात तो बहुत वसी हैं, लेकिन वो सस्पेंड करने की तो पावर है उनके पास कि वो 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दें, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह कर दें। लेकिन ये तो इनके पास इख्तियारात हैं कि हुल्लड़बाजी को रोकने के लिए। अब ये एक हमारे जो स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब मलिक अहमद खान ने जो एक खास एक स्टैंड लिया है, वो ख्याल ये है कि ये जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हों या सूबाई असम्बली के मेंबर हों, ये आइन के आर्टिकल 65 का हल्फ उठाते हैं कि हमने आइन की रूह के मुताबिक पार्लियामेंट को चलने दें, पार्लियामेंट की सपोर्ट करनी है आइन की रूह के मुताबिक। अब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में तो हंगामा आई होती है, सदर एड्रेस करे, लीडर ऑफ द अपोजिशन एड्रेस करे या लीडर ऑफ द हाउस एड्रेस करे, तो कोई ना कोई हंगामा आराई वहाँ होती है। उसको रोकने के लिए इन्होंने एक तजवीज़ ये पेश की है कि ऐसी कोई कानून साजी की जाए कि जिससे ये हुल्लड़बाजी जो है, ठीक है एहतजाज तो करे, तकरीरें तो करें, लेकिन एक दूसरे पे किताबें फेंकना, गालियाँ निकालना, बुरी और फैश हरकतें करना, ये इसकी जो है बाकायदा मामला होने चाहिए। अब यहाँ एक मामला बड़ा अहम पेश हो गया जी। अब ये ठीक है कि आपने फरमाया है कि स्पीकर साहब ने पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद यार खान को इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा है, इनकी मुलाकात भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से हुई है, लेकिन अभी तक हमारी इतला के मुताबिक अभी कोई रेफरेंस नहीं किया, सिर्फ मशावरत हुई होगी। अभी तो कोई किसी किस्म का राइटिंग किस्म का जो है मलिक अहमद खान ने रेफरेंस तो नहीं भेजा उनको, लेकिन वो उससे मुमकिन है जब मुलाकात हुई होगी चाय पर, तो उन्हें लाजिम बात है कि ये बातें भी की हुई होंगी कि जब असम्बली में ये हुल्लड़बाजी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। नहीं तो सर ये बताइएगा, हुल्लड़बाजी हो, शोर शराबा हो, किताबें फेंकना हो, गालम गलोच हो, धक्कम पेल हो, क्या इस पर किसी भी अरकान असम्बली की नाअहली बनती है? इंडिया के कानून के मुताबिक इंडिया का इलेक्शन कमीशन तो खैर इख्तियारात जैसे हमारे महदूद है, उनके भी महदूद है, लेकिन वजीर आजम को, लीडर ऑफ द हाउस को ये इख्तियारात हैं कि ऐसा मेंबर जो हुल्लड़बाजी करे, गाली निकाले, फाहिश हरकतें करे, तो उसको वो 1 साल के लिए जेल भेज सकते हैं। तो सर इससे पहले ये कानून क्यों नहीं माना गया? क्योंकि कानून तो फिर पहले भी था।
قانون نہیں تھا پاکستان میں. قانون اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ ہلڑ بازی ہوتی رہے, وہ سسپینڈ کرتے رہے. لیکن یہ انہوں نے ایک اب نیا ایک سٹینڈ لیا ہے ملک احمد خان صاحب نے کہ آئندہ کے لیے ہم کو ایسا کوئی راستہ نکالا جائے کہ ہنگامہ رائی نہ ہو. باقاعدہ تقریریں کریں, احتجاج کریں, لیکن ہنگامہ رائی, گاڑیاں نکالنا, فحش حرکتیں کرنا یہ نہ کریں. کوئی دونوں طرف سے یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ دونوں طرف سے چلتا ہے. یہ دونوں طرف کے لیے ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی کا ممبر ایسا کرے تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کے اختیارات دیے جائیں اسپیکر کو. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس پر قدم اٹھانا ہے تو اس پر ایک آئین کے آرٹیکل 63(1) کے نیچے ایک لائن میں اضافہ کرنا پڑے گا ان ایڈیشن کے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ہنگامہ رائی کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے. لیکن اس پر قانون سازی کرنی پڑے گی. 2/3 میجورٹی چاہیے اور 2/3 میجورٹی تو ان کے پاس موجود ہے. لیکن سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بڑا لمبی ہے بحث, لیکن بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ ہلڑ بازی نہ ہو. اگر یہ ریفرنس الیکشن کمیشن میں ریفرنس ہماری اطلاع کے مطابق ریفرنس نہیں گیا, ابھی یہ صرف مشاورت کی ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی ریفرنس کے بارے میں باقاعدہ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ریفرنس نہیں گیا. سر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی مشاورت کی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی شق 62 اور 63 پر بھی شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس سارے معاملے کے بعد آئین کا تقدس جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی؟ دیکھیں بیبی, بات یہ ہے کہ بیٹے آپ کی بات میں تو بڑا وزن ہے. ہم بھی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان جب ایڈریس کرتا ہے تو ہلڑ بازی کا جواز نہیں بنتا. آپ ان کی تقریر کے بعد اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. دنیا میں امبیسڈر بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا میسج تو نہیں جاتا. لیکن بہرحال وہاں یہ روایت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شروع کی تھی کہ جب انہوں نے غلام اسحاق خان جب صدر تھے, جب انہوں نے ایڈریس کیا پہلا قومی اسمبلی میں, تو انہوں نے شدید ہنگامہ رائی کی تھی اور فاروق غاری صاحب پیش تھے. اب ان حالات کو تو یہ روایت وہیں سے شروع ہو گئی, بالکل بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زبان سے. اس کے بعد نواز شریف کا دور آیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے فاروق غاری صاحب کے خلاف ہنگامہ کیا. جتنے بھی صدر آتے رہے وہ ہنگامے ہوتے رہے. ایون جب جنرل پرویز مشرف نے ایڈریس کیا 17 نومبر 2002 کو تو شدید ہنگامہ رائی ہوئی, لیکن وہ اپنے کمانڈو لے کر گئے تھے کہ اگر کسی نے بدتمیزی کی تو میں کمانڈو کے ذریعے ان کی طبیعت صاف کر دوں گا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں تو اب اس کے بعد 4 بالکل جی, آپ نے ٹھیک کہا کہ اسمبلیوں میں ایسے واقعات تو ہماری تاریخ میں ہمیں پڑے ہیں جی, ایسے واقعات. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی شور شرابہ, دھکم پیر, گالم گلوچ یہ جمہوریت کا حسن ہے. اور لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اب بھی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ انڈیا کی پارلیمنٹ کے قوانین آپ نے ماننے ہیں اور ان کو لاگو کرنا ہے, اور آنے والے وقتوں میں اب اس کے کیا اثرات ہوں گے اور ایوان میں کیا ہوگا, ایوان کا تقدس بحال ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہے بریک. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے مانسون شروع ہونے میں چند روز باقی ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی نے موسم خوشگوار کر دیا. شاہراہ فیصل, صدر, IH چندری گڑھ روڈ, مزار قائد, لیاری, کلفٹن اور اطراف میں پھوار پڑ رہی ہے اور پری مانسون سیزن کا دوسرا سپیل کل سے بارشیں برسائے گا. بالکل جی, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیتے ترجمان PDM میں اصغر علی جمالی صاحب نے. جمالی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں, نقصانات بھی ہو رہے ہیں, کافی ایسی جگہیں جہاں پر سیاح بھی پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے جو کہ مختلف جگہوں پر سیاحت کے لیے جا رہے ہیں؟ جی شکریہ. پہلے تو آپ کو بتا چلیں کہ یہ دوسرا جو مونسون کا اسپیل ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے بلوچستان میں, جو آپ کا 6 سے لے کر 9 جولائی تک جو ہے موجود رہے گا, جس کی وجہ سے جو آپ کا جو جنوب مشرقی جو بلوچستان ہے اور جو مشرقی بلوچستان ہے, جس میں خاص کر جوگ, شیرانی, قلعہ سیف اللہ, موسیٰ خیل, بارکھان, آوران, لسبیلا, جھلمگسی, سبی کے جو اضلاع ہیں یہ اس کے انڈر انفلوئنس میں ہوں گے. اور سب سے زیادہ جو ہے کل جو ہمیں بارش یہاں پہ رپورٹ کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ جھلمگسی میں 14.5 mm جو ہے نوٹ کی گئی ہے. تو اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس وقت کا جو فگر ہے کہ جو PDM میں بلوچستان نے جو اقدامات کیے ہیں, اپنی ریسکیو ٹیمیں, اپنی جو اسٹاکنگ کی جو پوزیشن ہے اس کو مینٹین کیا, اور اس وقت تک جو ہے ہم نے 10,200 کے قریب فیملیز کو جو ہے راشن اور جو خیمے وغیرہ پہنچا دیے ہیں. ساتھ میں ہم کلوزلی کوارڈینیشنز بھی کر رہے ہیں اپنے DDMAs اور لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور دوسرا جو ایڈوائزری ہے آپ کے جو سیاح لوگوں کے لیے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ فی الحال جو ہے جو اس دوران جو ٹریول ہے وہ نہ کریں. اگر پھر بھی بہت زیادہ ضروری ہو ٹریول کرنا, جو PDM بلوچستان کا جو پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا جو ٹول فری نمبر ہے 1129, اس پہ بات کر کے ایڈوائزری لے کے مدد لے کے جائیں, یا جو ڈسٹرکٹ لیول کے جو کنٹرول روم ہے. اسکر صاحب یہ بتائے گا ان موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے, تباہی کی وجہ سے اب تک جانی نقصان کتنا ہو چکا ہے؟
जी, बलूचिस्तान में इस वक्त आपको अगर हम जानी नुकसानात के हवाले से बता चलें कि सिर्फ जो है 4 कैजुअल्टी जो रिपोर्ट हुई हैं, और इसी तरीके से इसी हवाले से बताएं कि 7 जो इंजरीज हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं इस वक्त बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अजला में, और 100 से ज्यादा जो लोग थे उनको जो है रेस्क्यू करके आपके जो महफूज मकामात हैं उन पे मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये भी बताइएगा, ये जो प्री मानसून स्पेल का दूसरा मरहला है ये कब तक जारी रहेगा, और इस हवाले से आगे आने वाले दिनों में क्या इंतजामात हैं? जी, मैंने आपको बताया 6 से लेकर 9 जुलाई तक ये स्पेल जारी रहेगा बलूचिस्तान में, और इसी के हवाले से हमारी तैयारियां जो है मुकम्मल हैं। टीमें भी डिप्लॉयड हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, और जो हमारी मशीनरी है वो भी हमने जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिप्लॉय कर दी, और साथ में हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है जो आपकी अवेयरनेस कैंपेन है, अवेयरनेस रेजिंग है, वो भी कर रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके और जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान PDM में असगर अली जो हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, और एडवाइजरी भी यही है कि लोग गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। इस वक्त बलूचिस्तान में कितना नुकसान हो चुका है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने लोग इस वक्त बेघर हुए हैं, और उनको मदद के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे फजल तो आपसे। जी फजल, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस तरह है कि बलूचिस्तान में भी हालिया मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी, और सूबे के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल के बायस कई मकानात को नुकसान पहुँचा है। जो PTMA की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों के दौरान सैलाबी रेलों में बह जाने और आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 22 से ज़ायद अफराद जो है वो इस मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं। किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, जोब, इसके अलावा नौशकी जो है वो मुतासर हो सकते हैं। महकमे मौसमियात की पेशेंगोई है कि आइंदा 24 घंटे जो है वो एक बार फिर बलूचिस्तान के लिए जो अहम है। ताहम जो हालिया मानसून की बारिशें हैं उन्होंने उसके बायस बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 7 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फजल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।